हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी मेडिकेम बी फार्म 4th सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेकंड यूनिट चल रही है और लास्ट वीडियो में जो हमने कवर करा था वो था एड्रेनर्जिक रिसेप्टर यानी कि अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर और उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। तो यहाँ तक कि आप सारी वीडियोस को देख लेना, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, एंड नोट्स भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वो हम कवर करने वाले हैं वो है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट एंड सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए एक बार 10 मार्क्स में आया था पूरा कि क्लासीफाई सिंपैथोमिमेटिक एजेंट एंड डिस्कस देयर सार। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट को क्लासीफाई कीजिए, उनका सार वगैरह बताइए। तो यही हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट होते क्या हैं। तो सिंपली देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, सिंपैथो प्लस मिमेटिक। सिंपैथो का मतलब है यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड मिमेटिक का मतलब है यानी कि मिमिक यानी कि कॉपी करना। एक वर्ड है मिमिक जिसका मतलब होता है कॉपी करना। जैसे कि आपने सुना होगा कि वो बंदा उसकी मिमिक्री करता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन की बहुत से मिमिक्री करते हैं, शाहरुख खान की मिमिक्री करते हैं, यानी कि वो हंसी अंदाज में उनकी नकल करते हैं। तो मिमिक जो वर्ड है वो वहीं से है। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट या बोले तो सिंपैथोमिमेटिक ड्रग वो ऐसे ड्रग होती हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की नकल करती हैं या बोले तो उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करती हैं जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली वही डेफिनेशन लिखिए कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट आर दोज ड्रग विच कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बाय बाइंडिंग विद एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। यानी कि ये जो ड्रग होती हैं ये उन्हीं रिसेप्टर से जाके बाइंड होती हैं जिनसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर जाके बाइंड होते हैं और सेम एक्शन दिखाने लगती हैं। तो इनको हम बोलते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। तो इनको आप एगोनिस्ट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जो है रिसेप्टर से बाइंड होकर उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे रही है और एक फंक्शन या तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही हैं। तो क्लियर हो गया। बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन पूछा गया है तो क्लासिफिकेशन देखिए समझते हैं। तो सिंपैथोमिमेटिक एजेंट 3 टाइप्स के होते हैं, एक है डायरेक्ट एक्टिंग, एक है इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग और एक है मिक्स्ड एक्टिंग या तो मिक्स्ड एक्शन ड्रग। तो पहले हम समझते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग किसको बोलते हैं। कि सपोज करो कि कोई हमारी ड्रग है वो डायरेक्टली, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल बात करते हैं फिनाइल एफ्रिन, यानी कि शॉर्ट में हम पीई लिख दे रहे हैं। तो फिनाइल एफ्रिन जब वो डायरेक्टली अल्फा जो रिसेप्टर होते हैं, बीटा रिसेप्टर, ये किस में पाए जाते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं। तो जब हमारी ड्रग डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड होती है उन्हीं रिसेप्टर से यानी कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से और अपने एक्शन दिखाने लगती है तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, कि डायरेक्टली ही रिसेप्टर से बाइंड हो जाती है। सेकंड जो ड्रग है वो रिसेप्टर से डायरेक्टली बाइंड नहीं होती। एग्जाम्पल इसके हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन है, तो इसको हम HA लिख देते हैं, हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन। तो ये जो है डायरेक्टली अल्फा और बीटा जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जाके ये बाइंड नहीं होती, बल्कि ये अपने पर्सनली किसी रिसेप्टर से जाके बाइंड होगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जैसे कि डोपामीन जो होता है और नॉरएपिनेफ्रिन होता है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन जो होता है, तो इनका जो रिलीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है और इनका रिलीज़ होने की वजह से फिर फर्दर यही जो है अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड होने लगते हैं। तो समझ रहे हो, मतलब जो दवाई हम ले रहे हैं वो डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर से, बल्कि ये न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस या बोलते रिलीज को इन्हांस कर देगी और वही जो न्यूरोट्रांसमीटर है फिर वो फर्दर अपने रिसेप्टर से बाइंड होंगे और एक्शन दिखाएंगे। तो ये भी हमारे कहलाते हैं सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। थर्ड में हमारा वो है मिक्स्ड एक्शन, यानी कि वो दोनों तरीके का एक्शन दिखा सकती हैं, वो डायरेक्टली भी काम कर सकती हैं, वो इनडायरेक्टली भी काम कर सकती हैं। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे वही जो ड्रग है वो यहाँ पे कैटेगराइज है। अभी मैं आपको सिलेबस में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए 3 मैंने चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एंड एजेंट विद मिक्स्ड मैकेनिज्म। तो नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन, डोपामीन, मिथाइल डोपा, क्लोनिडीन, डोब्यूटामाइन, आइसोप्रोटेरॉल, प्रोट्रेनोलॉल, टर्बिटोलाइन, साल्बिटामोल वगैरह। तो यहाँ पे जो सारी ड्रग हैं हमारी डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं, वो अलग कैटेगरी में है। सेकंड जो है हमारी इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग हैं जो कि हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन है और सीडोफेड्रिन है। ये सारी ड्रग हमारी तीनों इनडायरेक्ट एक्टिंग वाली हैं। एंड 2 ड्रग और है हमारी एफेड्रिन एंड मेट्रामाइनॉल। तो ये जो हमारी ड्रग है इस तरीके से क्लासीफाई है, यानी कि आप स्टार्टिंग से देखोगे पूरा ये जो हमारा सिलेबस है, मतलब इतना जो सिलेबस है उसका आपको ओवरव्यू नज़र आ गया होगा कि किस कैटेगरी की ड्रग है, उनका काम क्या होने वाला है, वो कैसे काम करेंगी। तो क्लियर हुआ आपको थोड़ा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने क्लासिफिकेशन बताना है। तो समझ में आ गया सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या है, उनको क्लासीफाई कीजिए, ये कैसे करना है। अभी इनका जो क्लासिफिकेशन है वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमें समझना होगा इस लेक्चर के अंदर जो कि हमारा टॉपिक है, देखिए वो है सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट।
तो ये जो है पहली बार आप पढ़ने वाले हैं सार यानी कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो देखिए जो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई थी यानी कि जिसमें मेडिकेम का इंट्रोडक्शन बताया था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि सार होता क्या है। लेकिन अगर आपने नहीं भी देखी हो, तो अगर नहीं भी ध्यान आ रहा है तो डोंट वरी, आपको यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सार की फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यानी कि ड्रग की स्ट्रक्चर और उसकी एक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है। कहने का मतलब कि अगर हम ड्रग के स्ट्रक्चर में चेंजेस करते हैं तो क्या उसकी एक्टिविटी भी चेंज होगी या नहीं होगी, तो वही हमारा सार कहलाता है। यानी कि वर्ड से ही आपने सारा कुछ क्लियर करना है, मीन रिलेशनशिप बिटवीन ड्रग स्ट्रक्चर एंड इट्स एक्टिविटी, तो यही हमारा सार कहलाता है। तो यहाँ पे सिंपली वही जो डेफिनेशन है वो हाईलाइटेड है कि सार इज द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर विद इट्स एक्शन, यानी कि ड्रग के स्ट्रक्चर का उसके एक्शन के साथ में क्या रिलेशन है, वही सार कहलाता है। या दूसरे वर्ड में बोलें कि हाउ स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग अफेक्ट्स ड्रग एक्शन इज कॉल्ड सार। तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो हमने सार पढ़ना है, जो हमारा सबसे पहले जो ड्रग की कैटेगरी है वो है सिंपैथोमिमेटिक एजेंट, यानी कि यहाँ से लेके नॉरएपिनेफ्रिन से लेके मेटरमिनॉल, ये जो हमारी सारे ड्रग हैं उनका हम सार पढ़ने वाले हैं। उनके स्ट्रक्चर में अगर हम चेंजेस करेंगे तो उनका एक्शन कैसे चेंज होगा वो हमने समझना है। तो इनमें से हम कोई भी एक ड्रग को उठा लेते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक पेरेंट ड्रग बोले तो एक ऐसी ड्रग जिनकी जो स्ट्रक्चर वो सभी ड्रग से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे हमने जो पेरेंट ड्रग है वो नॉरएपिनेफ्रिन को उठा लिया है, जो सबसे पहली ड्रग है। तो उसकी स्ट्रक्चर देखिए आपको ड्रॉ करनी आ जानी चाहिए। अगर आपने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, ये जो सार है केवल स्ट्रक्चर से ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सिंपली कैटेकोल रिंग होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, जिसमें 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है बेंजीन से अटैच होते हैं। उस रिंग को हम कैटेकोल रिंग बोलते हैं। साइड में जो है एक हमारी साइड चेन है, यहाँ पे इथाइल अमीन है, एक्चुअली में CH CH2 और अमीन ग्रुप, और यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन हुआ पड़ा है। और ये जो हमारा अमीन ग्रुप एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसके जस्ट साइड में जो हमारा कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस अल्फा कार्बन के जो साइड में कार्बन होता है उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। और उसके साइड में अगर कोई होता है उसको हम गामा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल उनके नेम लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमारी कैटेकोल रिंग है, ये हमारा अमीन ग्रुप है, ये हमारा अल्फा कार्बन है, हमारा बीटा कार्बन है। तो यहाँ पे अगर देखिए सिंपली अगर ऐसे आ जाता है कि गिव द सिंथेसिस एंड सार ऑफ फिनाइल एफ्रिन, तो सिंपली आपने यहाँ पे जब सार देना होगा तो फिनाइल एफ्रिन की स्ट्रक्चर रखनी होगी, और उसमें भी सेम वही पॉइंट लिखने हैं जो यहाँ पे आप लिखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमने करना क्या है कि ये जो हमारी ड्रग की स्ट्रक्चर है, अगर इसमें जैसे सपोज कैटेकोल रिंग, अगर इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, अगर हम इनको हटा दें तो ड्रग के एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि ड्रग की स्ट्रक्चर कैसे उसकी एक्टिविटी को अफेक्ट कर रही है, वही तो सार कहा जाता है। तो यहाँ पे वही जो है पॉइंट वाइज आपने लिखने होंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 4 जगह चेंजेस कर सकते हैं। हम कैटेकोल रिंग में चेंजेस कर सकते हैं, बीटा कार्बन पे चेंजेस कर सकते हैं, अल्फा कार्बन पे और अमीन ग्रुप पे। तो यहाँ पे देखिए चारों पॉइंट वही लिखे हुए हैं कि कैटेकोल रिंग एंड बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन एंड अमीन ग्रुप। तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सटीट्यूशन ऑन एरोमेटिक रिंग, यानी कि यही जो हमारी कैटेकोल रिंग है। देखिए आप इतना जो पोर्शन है पूरा वो भूल जाइए, आप यहाँ पे फोकस करिए कि अगर हमारी कैटेकोल रिंग है, अगर उसमें हम कोई चेंजेस करें, सपोज हम OH ग्रुप को ही हटा दें, तो ड्रग की एक्शन जो है वो कम होगा या ज़्यादा होगा वो आपने यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट लिखा हुआ है कि द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट 3 and 4 पोजीशन। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है 1 2 3, तीसरे और चौथे कार्बन पे जो हमारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, अगर हम उनको हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपली लिखा है कि द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट 3 and 4 पोजीशंस आर नेसेसरी फॉर मैक्सिमम एक्टिविटी इफ़ वी रिमूव सो एक्टिविटी डिक्रीज, यानी कि ये जो है कैटेकोल रिंग में 2 हाइड्रोक्साइड जो ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एक्टिविटी के लिए। अगर हम इसको हटा देंगे तो एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब कोई ड्रग हमारी काफ़ी इफेक्टिव है यानी कि पोटेंट है तो वो कम पोटेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल सिंपली आप यहाँ पर समझिए, जिसके हमारे यहाँ पे फिनाइल एफ्रिन है और दूसरी तरफ एड्रेनालिन है। फिनाइल एफ्रिन में केवल एक ही हाइड्रोक्साइड ग्रुप है यहाँ पे चौथे कार्बन पे, और यहाँ पे एड्रेनालिन में दोनों तरफ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है। तो ये हमारी लेस पोटेंट है और ये हमारी मोर पोटेंट है। तो क्या समझे इससे आप कि हमारी जो स्ट्रक्चर अगर चेंज हो रही है तो ड्रग का एक्शन भी चेंज हो रहा है, और यही हमारा सार कहलाता है। और इसके बाद देखिए जो सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो भी हमने इसे कैटेकोल रिंग यानी कि जो हमारे हाइड्रोक्साइड ग्रुप है उनके ऊपर ही बताना होगा कि अगर हम इन दोनों OH ग्रुप को हटा देते हैं, या बोले तो जो हमारी रिंग है कैटेकोल रिंग या बोले तो बेंजीन रिंग, अगर उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो, अगर वो सिंपली बेंजीन रिंग ही हो, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ एरोमेटिक रिंग इज अनसब्स्टिट्यूटेड, यानी कि अगर उस पर कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सो ड्रग कैन ईजिली पास ब्लड ब्रेन बैरियर। आपने BBB के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, यानी कि जिसमें केवल वही ड्रग पार कर सकती हैं जो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, एंड सेकंड जिनका जो कॉम्प्लेक्सेशन है, तो जिनका जो बाहर होता है वो हल्की होती हैं, बोले तो वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं। तो यहाँ पे सिंपली अगर देखिए हम OH दोनों ग्रुप को हटा देंगे
तो सबसे पहले तो हमारी ड्रग हल्की हो जाएगी, तो वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर सकती है। एंड सेकंड बात की जो हमारा OH जो ग्रुप होता है ये कहीं ना कहीं वाटर कंटेंट का ही होता है, मतलब H2O को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा H+ और OH- देता है। तो अगर हमारे OH ग्रुप हट जाएंगे दोनों तो हमारी जो ड्रग वो लिपिड में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी और प्लस हल्की भी हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को ईजिली क्रॉस कर सकती है, और उसको क्रॉस करने की वजह से ये जो है CNS यानी कि जो हमारा ब्रेन है उस तक पहुंच सकती है और वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटी शो कर सकती है। तो सिंपली यहाँ पे दिखा रखा है कि सपोज यहाँ पे हमारी केवल बेंजीन रिंग है, कोई भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हमारी जो ड्रग एम्फेटामीन है जैसे कि वो ज़्यादा एक्टिविटी दिखाती है ब्रेन पे। तो ये इस तरीके से यहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं कैटेकोल रिंग में और तो ड्रग के स्ट्रक्चर में, तो उसका एक्शन इस तरीके से चेंज हो जाता है और यही हमारा सार कहलाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमने वो बीटा कार्बन के ऊपर लिखना है कि अगर हम बीटा कार्बन पे OH जो ग्रुप अगर उसको हम हटा दें या नहीं हटाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली लिखा हुआ है कि इफ़ बीटा कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड विद OH ग्रुप सो ड्रग बिकम हाइड्रोफिलिक एंड ड्यू टू दिस इट कांट पास ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो OH जो ग्रुप होता है इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे कई सारे OH ग्रुप जोड़ दें तो हमारी ड्रग क्या है हाइड्रोफिलिक हो जाएगी, वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। जब वो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगी तो इसकी वजह से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं कर पाएगी, यानी कि वो CNS तक नहीं पहुँच पाएगी। और जब CNS तक नहीं पहुँचेगी तो उसका असर जो है CNS में होगा ही नहीं, वो बॉडी के अदर पार्ट्स पे ही अपना एक्शन दिखाएगी। तो यहाँ पे लिखा है कि सो ड्रग्स सो लेस इफेक्ट ऑन CNS बट सो गुड इफेक्ट ऑन अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल इसके हमारे एफेड्रिन है, तो यहाँ पे हमारा OH ग्रुप है, तो ये जो ड्रग है इसका जो एक्शन है वो ब्रेन पे होता ही नहीं है, बोले तो CNS में से ये जा ही नहीं पाती है। लेकिन जो अदर पार्ट है जैसे हमारा जो गला होता है, ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी अच्छा एक्शन होता है अस्थमा के केस में। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं बीटा कार्बन पे तो यहाँ पे ड्रग का एक्शन इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। बात करते हैं यहाँ पे देखिए हमारे नेक्स्ट है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन की जो CH2 यहाँ पे है, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करें, सपोज यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप लगा करके एक ब्रांच जोड़ दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे बात लिखी हुई है कि इफ़ अल्फा कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड सो ड्रग मेटाबोलाइज बाय एंजाइम डिक्रीज एंड इट्स ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज। यानी कि अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं जो हमारा अल्फा कार्बन है, अगर इस पर हम नीचे इस तरीके से CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म है या बोले तो उसका जो ब्रेक डाउन है वो बहुत ही कम हो जाएगा, यानी कि वो जो अपने रिसेप्टर से ज़्यादा लंबे टाइम तक बाइंड रहेगी और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन यानी कि वो कितने घंटे असर दिखा रही है वो ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकती है। एग्जांपल इसकी यहाँ पे हमारी ड्रग है जिसकी एम्फेटामीन है, एफेड्रिन है। एफेड्रिन में देखोगे कि जो हमारे यहाँ पे अल्फा कार्बन है वहाँ पे मिथाइल ग्रुप जोड़ा पड़ा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है तो इसका जो है मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। ठीक इसी तरीके से जो हमारा एम्फेटामीन है तो वहाँ पर भी जो हमारा सेकंड जो कार्बन है यहाँ पे तो उस पर मिथाइल ग्रुप आके अटैच है, तो इसकी वजह से इसका जो मेटाबॉलिज्म कम हो गया है और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इंक्रीज़ हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम चेंजेस कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो इसका असर जो है उसकी एक्टिविटी पे पड़ता जा रहा है। तो ये हमारा सार ही कहलाता है। तो आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट में देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है वो है अमीन ग्रुप कि अमीन ग्रुप जो है वो क्यों नेसेसरी होता है और वहाँ पे अगर हम चेंजेस करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा ड्रग के एक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पॉइंट देखिए वो है द फिनाइल रिंग मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द साइड चेन अमीन ग्रुप बाई 2 कार्बन्स एटम्स अदरवाइज एक्टिविटी डिक्रीज। कि अगर हम बात करें यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारी स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारा अमीन ग्रुप जोड़ा पड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा पड़ा है, मतलब एक साइड चैन है 2 कार्बन की, पहला कार्बन दूसरा कार्बन और फिर अमीन ग्रुप। तो ये जो है 2 कार्बन होने ही चाहिए। अगर यहाँ पे 1 कार्बन बचता है या 3 कार्बन हो जाते हैं तो एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से 2 कार्बन ही यहाँ पे होने चाहिए अमीन ग्रुप, तभी यहाँ पे अटैच होना चाहिए। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये हमारा पॉइंट है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इफ सब्स्टिट्यूशन इज लेस ऑन अमीन ग्रुप सो ड्रग विल बी अल्फा रिसेप्टर सेलेक्टिव। कि ये जो हमारा अमीन ग्रुप है अगर यहाँ पे हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन ना करें, जैसे कि यहाँ पे हम NH2 ही NH2 रखें, अगर यहाँ पे हम मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वहाँ पे अलग एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन वो कम से कम होगा तो हमारी जो ड्रग वो अल्फा रिसेप्टर से ही ज़्यादातर बाइंड होगी, वो बीटा रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होगी। देखिए एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे हमारा नॉर एड्रेनालिन है, तो यहाँ पे हमारा सिंपली लास्ट में अमीन ग्रुप है, लेकिन एड्रेनालिन में यहाँ पे अमीन ग्रुप में सब्स्टिट्यूशन होकर मिथाइल ग्रुप जुड़ चुका है। तो नॉर एड्रेनालिन जो है वो अल्फा सेलेक्टिव होती है, वो अल्फा रिसेप्टर से ही ज़्यादातर बाइंड होती है। लेकिन जो हमारी एड्रेनालिन है वो अल्फा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती, वो बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है। तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन होता है मिथाइल ग्रुप में तो हमारी ड्रग जो है वो बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगी, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है तो वो हमारी अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होगी। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट और देखिए यहाँ पे आपको और समझ में आएगा कि इफ़ एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट विल हाई सो ड्रग विल बी मोर बीटा सेलेक्टिव। कि यहाँ पे जो हमारा अमीन ग्रुप है अगर यहाँ पे हम और ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कर दें, कई सारे मिथाइल ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे हमारा अमीन ग्रुप है NH,
यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन करके देखिए कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप को जोड़ दिया है लगातार। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है बीटा रिसेप्टर पे बहुत ज़्यादा बाइंड होंगी, ये अल्फा रिसेप्टर से बाइंड ही नहीं होगी। एग्जाम्पल जिसके हमारे साल्बिटामोल की स्ट्रक्चर है ये, तो ये जो है केवल बीटा रिसेप्टर पर ही आके बाइंड होती है। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये जो हमारा सार कहलाता है, मतलब हमारी जो ड्रग है हम उसमें बार बार चेंजेस कर रहे हैं और उसके चेंजेस की वजह से उसका एक्शन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, यही सारी स्टडी पॉइंट वाइज हमने लिखना होता है। सारा कुछ ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, सारी स्ट्रक्चर जो आप आगे पढ़ने वाले हर एक का मोस्टली सार पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमने कवर करा है वो देखा है कि सिंपैथोमिमेटिक एजेंट क्या होते हैं, उनका थोड़ा सा हमने क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू देखा था और उसके साथ साथ देखा है सार ऑफ सिंपैथोमिमेटिक एजेंट। बाकी डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग, उनकी स्ट्रक्चर, मोड ऑफ एक्शन और इसमें फिनाइल एफ्रिन की सिंथेसिस वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।